जीएस जर्नी में सामान्य अध्ययन की यात्रा के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं और सामान्य अध्ययन का हमारा सफ़र भारत की राज व्यवस्था में संवैधानिक सफ़र के बाद भारत में जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, क्रिप्स प्रस्ताव से कैबिनेट मिशन योजना तक आ चुके थे। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बाद जो भारत में संविधान सभा चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना भारत में आने के साथ जो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा के गठन के लिए की शुरुआत हुई। संविधान सभा का जो गठन होना था, उसमें शुरुआत में इसमें 389 सीट को बनाया गया। ध्यान में रखना है, 389 जो सीट थे, इसको हम दो रूप में देखेंगे, 296 और 93, यानी 296 और 93। 296 को हम थोड़ा ठीक से, हाँ, 296 को 292 और 4, तो ये 93 जो थे वह देसी रियासत से आने वाले थे, यानी देसी रियासतों को इसको भरना था। किसकी बात हम कर रहे हैं? संविधान सभा की। संविधान सभा के जो सीट थे उसमें से 389 सीट बनाया गया, जिसमें 296 को जो ब्रिटिश शासन था उससे होना था, जो ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था पूर्णतः। हालांकि देसी रियासत की भी बात करें तो आप ये न समझेंगे कि उस समय ये स्वतंत्र थे, लेकिन इनमें स्वायत्तता थी कुछ। तो ये जो 296 थे, इसमें से 292 प्रांत से आने थे और 4 कमिश्नरी से आने थे। इस प्रकार से जो कैबिनेट मिशन योजना ने कहा, उसके द्वारा भारत में फिर चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न होते हैं। इसका एक बंटवारा थोड़ा सा हम यह भी देखते हैं कि बंटवारा जो 296 सीटों का था, उसका सांप्रदायिक बंटवारा किस तरीके से हुआ था। इसमें 213 सीट सामान्य था, यानी सामान्य वर्गों के लिए। 79 सीट मुस्लिम को आरक्षित किए गए थे और 4 सीट जो थे ये सिख के लिए थे। यानी एक बार एक नजर डालते हैं कि यानी ये एक तरह से समझा जाए तो 296 सीट में पहले तो हमने कहा कि ये जो थे वो जो ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी के अंतर्गत जो होने थे चुनाव, उसमें से 213 सीट को सामान्य वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। अर्थात सीटों का जो था वह सांप्रदायिक विभाजन हुआ था, जिसमें से 79 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित थे, 4 सीट सिख के लिए आरक्षित थे और 213 सीट सामान्य के लिए आरक्षित। अब इस आधार से चुनाव संपन्न होते हैं। चुनाव में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। एक नजर अब हम ये डालते हैं कि जब चुनाव संपन्न हुए तो किसको कितना सीट प्राप्त हुआ। तो सीट की नजर पर डालते हैं 1946 में। ध्यान में रखना है, चुनाव 389 पे नहीं हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं 296 पे। और मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? 79। मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि पूरा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो मैं ही करता हूं। तो थोड़ा सा आप यह भी समझ ले सकते हैं कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित 79 सीट भी नहीं जीत पाती है, और उसके सीटों की संख्या कितनी है? 73। और कांग्रेस ने इसमें बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, 208 सीट कांग्रेस को मिलती है। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट प्राप्त होता है, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, और उसके बाद है यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, सिख कांग्रेस को भी 1 सीट मिला। सिख कांग्रेस के अलावे 1 सीट मिलता है, साम्यवादियों को 1 सीट मिलता है, अछूत जात पार्टी को 1 सीट मिलता है, और स्वतंत्र रूप से 8 चुनाव लड़ते हैं, 8 जीतते हैं। तो इसमें से पूरा याद आपको नहीं रखना है, लेकिन 2 कम से कम प्रमुख रूप से याद रखना है कि मुस्लिम लीग का सीट 73 थे और 208 सीट जो है सो कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। कुल 296 सीटों का, ये 296 सीट किसके अंतर्गत? तो 292 जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत और 4 जो कमिश्नरी के अंतर्गत आते, उसके अनुसार यह। स्वाभाविक है कि इसमें देखने से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग को जो इच्छा थी उसके अनुसार सीट प्राप्त नहीं होता है। चुनाव के पश्चात 24 अगस्त को
24 अगस्त 1946 को घोषणा की जाती है। किसकी? तो अंतरिम सरकार के गठन की, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की जाती है। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा, और अब इसके तहत 2 सितंबर 1946 को गठन हो जाता है। किन के नेतृत्व में गठन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। गौरतलब हो, इसमें मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेती, लेकिन मुस्लिम लीग बाद में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि चलो भाई अब हिस्सा ले लेते हैं। 26 अक्टूबर 1946 में हिस्सा लेने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है कि जब संविधान सभा अब अपना काम करे, संविधान अब जिस कारण से ये चुनाव हुए हैं, संविधान उस पर काम करे, तो फिर एक बार मुस्लिम लीग की नाराजगी देखने को मिलती है। और उसके बाद जद्दोजहद के बाद भी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से संविधान सभा की पहली बैठक शुरू होती है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ चर्चा करते चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी थे यह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 सितंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, अस्थायी अध्यक्ष। और एक बिहारी ने अस्थायी अध्यक्षता की, और अस्थायी अध्यक्ष भी जो चुने गए वो बिहारी ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर देखिए 13 दिसंबर को इसी में जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अब एक नजर डालते हैं कि ये जो चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें से बाद में मतलब किस प्रकार की स्थिति थी। 31 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रतिनिधियों की स्थिति थी वह इस प्रकार से है। असम के 8 सीट थे प्रांतों के प्रतिनिधि में। मेवाड़ अजमेर से 1, बंबई से 21, बिहार से 36, वरार से 17 थे, और कुर्ग से 1 थे, दिल्ली से 1 थे, पूर्वी पंजाब से 12, मद्रास से 49, उड़ीसा से 9, और सबसे अधिक संयुक्त प्रांत, अभी जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, और पश्चिमी बंगाल से 18 सीटें आए थे। इस तरीके से एक नजर हम और डालते हैं देशी रियासतों का। अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, केंद्रीय रियासत समूह, दक्कन तथा मद्रास प्रांत, पूर्वी रियासतों का वर्ग एक आंकड़ा है, जिस पर आप ध्यान से देख करके इसे देख सकते हैं कि ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनको 93 को भेजना था। उनमें से जिन लोगों ने भेजा था वह इस प्रकार से था। देखिए, इसके बाद हम संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, इस पर विचार करें उससे पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना के तहत, 3 जून 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन की बात हो जाती है। यानी भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे, इस पर मुहर लग जाते हैं, भारत के विभाजन पर मुहर लग जाता है। और इसके साथ ही पर मुहर किससे 3 जून प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजित होता है। और उसके बाद अब संविधान सभा पहले जैसा नहीं रहा। इस योजना के तहत ही यह भी हुआ कि अब पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा गठित की जाएगी। तो जो राष्ट्र, जैसे सिंध हट गया, सिंध राज्य हट गया, बंगाल हट गए, पंजाब हट गए, पंजाब के कुछ पार्ट्स हट गए, फिर पश्चिमी सीमा प्रांत से कुछ हट गया। तो इस तरीके से जो क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से जाने थे, उससे उसके जो सदस्य सब थे, सीट सब थे, जो उधर से निर्वाचित होकर के आए थे, वो कट गया। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि 3 जून 1947 के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, पहले तो आपने देखा कि 389 में से 296 चुनाए गए, और उसके बाद इसका तो 389 सीट वाले तो थी ना। तो अब जो है 3 जून 1947 के बाद इसके सीटों की संख्या हो गई थी 324।
कितने सीट हो गए थे? 324। और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा को की बात स्वीकार ली गई थी। तो उसके बाद हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि भाई तो जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे उनमें से महिला सदस्य, गैर कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेसी सदस्य, तो उस समय चूंकि कांग्रेस का बोलबाला था इसलिए ज्यादा सीट कांग्रेस के रहे, तो कांग्रेसी सदस्य पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वह है गैर कांग्रेसी सदस्य, महिला सदस्य, सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति। जो गैर कांग्रेसी सदस्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और टेकचंद बख्शी, प्रोफेसर केटी साह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर जयकर आदि। और महिला सदस्य में से श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख आदि थी। और सदस्यता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति जिन्होंने की सदस्यता को अलग अलग कारणों से अस्वीकार किया, मूल रूप से स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर जिन्होंने अस्वीकार किया, उनमें से एक तो जयप्रकाश नारायण थे और दूसरे तेज बहादुर सप्रू थे। इसके बाद संविधान सभा ने कैसे काम किया, किस किस प्रकार से संविधान समितियों का गठन किया जाता है और कैसे अपने मशक्कत के साथ भारत का संविधान बनकर तैयार होता है, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।